चले, लास्ट टाइम हमने ये टास्क दिया था एक रूम मॉडल करने का। उस रूम में बेसिकली व्हाट वी हैड टू कीप इन माइंड वर फ्यू थिंग्स रिगार्डिंग द ज्योमेट्री एंड एवरीथिंग। फिलहाल ज़्यादा टेक्सचर्स पे मैंने बात नहीं की थी। आज मेरा है कि मैं इंशाल्लाह इस पर थोड़ा टेक्सचर्स पे बात करेंगे कि हाउ वी कैन इम्प्रूव द टेक्सचर्स एंड क्वालिटी, एंड देन फिर उस हिसाब से रेंडरिंग के ऊपर हम किस तरह से इसका इफेक्ट देख सकते हैं। ठीक है, अगेन रिमेंबर व्हेन वी ट्राई टू मॉडल अ सिंगल रूम्स लाइक दिस, हमारे पास दो ऑप्शंस होते हैं। या तो हम हाई पॉली मॉडल करें, मींस बहुत ज़्यादा सेगमेंट्स दें ताकि ज्योमेट्री बहुत अच्छी से अच्छी हमें नजर आए, या फिर हम उसको लो पॉली करते हैं अगर मुझे वो गेम के अंदर इंपोर्ट करना है। अगर ये मैं वीडियो या एनिमेशन कोई बना रहा हूँ तो आई वुड ट्राई टू कीप कि मैं इसमें पॉलीगॉन और सेगमेंट्स जो है वो एज बेस्ट और बेस्ट पॉसिबल कर सकूँ। तो उसके लिए एक चीज़ हम ये करते हैं कि एजेस को जैसे हमने बेवेल किया था और थोड़ी सी डिटेल्स ऐड की थी रूम्स के अंदर भी, सोफास के हिसाब से भी, हर चीज़ हम थोड़ा सॉफ्ट एजेस और कॉर्नर्स और डिटेलिंग रखते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना होता है। दूसरा प्रोपोर्शन का, सोफा, टीवी, साइज, टेबल, उसके हिसाब से दोनों सब चीज़ों का प्रोपोर्शन सही रखना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि चीज़ें थोड़ी सी ख़राब या आगे पीछे टूटी हुई हमें नजर आए। कभी कभी होता है कि मॉडल बहुत छोटा न बन जाता है, सोफा बहुत छोटा रख दिया आपने, टेबल बहुत बड़ा हो गया। तो थोड़ा सा ये आर्किटेक्चरली हमें दिमाग में रखना होता है कि ऑब्जेक्ट्स की साइज जो है वो सबकी इक्वली बराबर लगे, और फिर वो हवा में फ्लोट ना करता हो। जैसे इसके में कोई नीचे के पाए नहीं दिए हुए, तो अगर मैं बिल्कुल जूम इन करूँ तो अभी भी थोड़ा सा हवा में है ये। इसी तरह से अक्सर हो जाता है कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हवा में उड़ रहे होते हैं या उसके एंगल सही नहीं बैठता वगैरह वगैरह। ठीक, बहरहाल नाउ लेट्स टॉक मोर अबाउट टेक्सचरिंग, और थोड़ा सा एडवांस टेक्सचरिंग के हिसाब से कि हमें टेक्सचरिंग क्या करनी पड़ती है, क्यों करनी पड़ती है। बेसिकली इफ आई गो इनटू हाइपरशेड, जो कि आप एक्सेस कर सकते हैं बाय गोइंग इनटू विंडो एंड रेंडरिंग एडिटर्स एज वेल। ठीक, विंडो, रेंडरिंग एडिटर्स, हाइपरशेड, यहाँ से भी, या द शॉर्टकट आइकॉन एट दिस थिंग हियर एज वेल। ओके, हाइपरशेड बेसिकली माया का बड़ा ज़बरदस्त एक टूल है जो हमें अलाउ करता है मटेरियल्स को मैनेज करना और मटेरियल्स को असाइन करना और मटेरियल के साथ खेलना। ठीक है, बेसिकली माया का प्रिंसिपल ये है कि व्हेनेवर यू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, आप जब भी न्यू ऑब्जेक्ट कोई बनाओगे तो हर न्यू ऑब्जेक्ट को वो कुछ नोड्स असाइन कर देता है। फॉर एग्जांपल इफ आई क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट, जैसे ये ग्रे में नजर आ रहा है, वजह उसकी ये है कि इस ऑब्जेक्ट के अगर आप एट्रीब्यूट एडिटर के अंदर जाएं, एट दिस पॉइंट यू वुड सी अ नोड कॉल्ड पॉलीसिलिंडर, जिसमें उसकी लोकेशन, ट्रांसलेट वगैरह की इंफॉर्मेशन होगी। बस इसको हम ट्रांसफॉर्म नोड भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद पॉली शेप नोड। शेप नोड का मतलब ये कि ये वो नोड है जो इसके शेप को डिफाइन करेगी, इसकी शेप के एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करेगी। तो एक ट्रांसफॉर्म नोड हो गई, एक ऑब्जेक्ट के साथ शेप नोड हो गई। दीज टू आर कॉल्ड नोड्स। हम इसमें वर्ड यूज करते हैं माया में एक नोड्स का। नोड्स का बेसिकली मतलब ये कि माया हर चीज को नोड्स के हिसाब से देखता है। माया कहता है कि जब आप ऑब्जेक्ट बनाते हो तो हर ऑब्जेक्ट के साथ मैंने दो चीजें एसोसिएट की हुई हैं, एक उसकी ट्रांसफॉर्म नोड, दूसरी उसकी शेप नोड। ठीक है, एक हमारे पास आ जाती है ट्रांसफॉर्म नोड, सेकंड आ जाती है हमारे पास शेप नोड। और इन नोड्स के अंदर बेसिकली ये अलग से एक, आप यूँ समझ लो कि अलग से एक इसकी नोड्स नहीं है बेसिकली, मैं इसको अलग से कैसे समझूं कि दे आर कनेक्टेड विद दिस थिंग्स, और ये दोनों मिलके बेसिकली दो चीजें मिलकर एक पूरे शेप को बनाती हैं। ट्रांसफॉर्म में ऑब्जेक्ट की ट्रांसफॉर्म और बेसिक विजुअल प्रॉपर्टीज होती हैं। शेप नोड के अंदर उसके शेप के इंफॉर्मेशन के ट्राइंगल्स वगैरह कितने होते हैं। फिर जैसे ही आप आगे बढ़ते जाओगे, ये जो है ये उसके हिस्ट्री के साथ कनेक्टेड है कि जब ऑब्जेक्ट आपने शुरू में बनाया तो ये हिस्ट्री की नोड है जिसको हम क्रिएशन नोड कहते हैं कि पॉली सिलेंडर की रेडियस कितना है आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसकी हाइट कितनी है यू कैन कंट्रोल दैट एज वेल, एंड सो ऑन सो फोर्थ। इसी तरीके से इफ आई गो इनटू इनिशियल शेडिंग ग्रुप, तो ये एक और नोड आ जाती है, ये कनेक्टेड होती है उसके शेडिंग नोड के साथ। इस हिस्ट्री नोड को हम डिलीट कर सकते हैं आगे चल के, वी विल शो यू दैट इनिशियल शेडिंग ग्रुप। अब ये जो नोड है एक्चुअली ये कंट्रोल करती है कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर शेड कैसे मैं दिखाऊं, किस तरह से दिखाऊं, मटेरियल कैसा हो, कलर कैसा हो, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज वगैरह इन टर्म्स ऑफ विजुअल अपीयरेंस के हिसाब से ये शेडिंग नोड कंट्रोल करती है। इस शेडिंग नोड को, और ये हर ऑब्जेक्ट के पास होती है जो रेंडरेबल हमारे पास होते हैं। फॉर एग्जांपल कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे जो रेंडरेबल नहीं है, जैसे कि क्रिएट कैमरास के अंदर अगर आप चले जाओ तो ये रेंडरेबल नहीं कहलाते, उसके अंदर शेडिंग नोड्स और आपको शेप नोड्स नहीं मिलेंगी, सिर्फ ट्रांसफॉर्म नोड्स मिलती हैं। ठीक है, मैं नॉन रेंडरेबल नोड्स के ऊपर बाद में आता हूँ। तो ये शेडिंग नोड्स जो है हमारे पास बेसिकली ये कंट्रोल करती हैं कि ऑब्जेक्ट जो आपका है वो किस तरीके से रेंडर होगा, उसके अंदर जो सेटिंग्स होगी वो हमारे पास
विजुअली रेंडर होने के बाद वो किस तरह से नजर आएगी, ठीक है। इस नोड को एक्चुअली हमें फिर एक सरफेस मटेरियल देना होता है। ये मटेरियल हम बाद में चेंज कर देते हैं, लेकिन एज यू कैन सी कि बाय डिफॉल्ट इसको लैम्बर्ट 1 गिवन है। दिस बेसिकली मींस कि जैसे ही आप हाइपरशेड के अंदर आते हो तो आपको अगर फ्रेश न्यू सीन भी होगा तब भी आपको एक नोड मिलेगी जिसको हम कहते हैं लैम्बर्ट 1, सॉरी लैम्बर्ट 1। ये वो नोड है जो कि डिफॉल्ट मटेरियल कहलाता है, डिफॉल्ट नोड कहलाती है, जो कि जो भी नया ऑब्जेक्ट माया में बनेगा ये नोड उसको असाइन हो जाती है। तो जितने भी हम ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं वो तमाम के तमाम हमें ग्रे नजर आते हैं। उनको ग्रे नजर आने की वजह यह है कि इन तमाम ऑब्जेक्ट्स को बेसिकली हमने ये लैम्बर्ट 1 डिफॉल्ट में माया उनके शेडिंग नेटवर्क के साथ कनेक्ट करके असाइन कर देता है। इस वजह से वो लैम्बर्ट 1 का मटेरियल हमें दिखा रहा होता है। इफ आई सेलेक्ट दिस तो यू कैन सी कि उसके शेडिंग नोड में लैम्बर्ट 1 होता है। अब हम हाइपरशेड में आके इन नोड्स को कंट्रोल करते हैं, मटेरियल के नोड्स को स्पेसिफिकली, कि भाई एक ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन सा किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, ठीक। तो फॉर एग्जांपल मैंने एक सिंपल सोफा उठाया था, ठीक। उस सोफा को हमने अब मुझे पहले क्या करना है कि इफ आई कम इनटू इट्स एट्रीब्यूट एडिटर तो यू कैन सी कि उसके पास हमारे पास उसकी पॉलीक्यूब था, पॉलीक्यूब की ट्रांसफॉर्म नोड है, पॉलीक्यूब की शेप नोड है, ये दोनों इस ऑब्जेक्ट की शेप्स को कंट्रोल कर रहे हैं। फिर पॉली सरफेस शेप जो है उसकी नोड आ गई जिसमें उसकी इंफॉर्मेशन, और इफ आई गो इनटू मटेरियल जिसमें उसके मटेरियल के एट्रीब्यूट, सॉरी ये सोफा मटेरियल हमने उसको दिया था, तो ये भी एज ए नोड की सूरत में यहाँ पे प्रॉपर्टी बिहेव कर रही है मटेरियल की, ठीक। इस मटेरियल को फिर हमने एक कलर के आगे बटन पे क्लिक किया था जिसके तहत हमने इसको एक और नोड के साथ कनेक्ट कर दिया। तो माया का फर्स्ट प्रिंसिपल है कि हर चीज एज ए नोड है, ठीक। नोड बेसिकली मींस के एक सिंगल इंफॉर्मेशन पीस ऑफ पेपर आप कह लो जिसमें उसके तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद है। तो जितनी नोड्स आप कनेक्ट करते जाओगे तो उस ऑब्जेक्ट को आप डिफाइन करते जाओगे, इस हद तक कि जब आप उसके ऊपर टूल्स यूज करते हैं, इसके ऊपर आप सेटिंग्स यूज करते हैं, तो उनकी जो हिस्ट्री मेंटेन करता है वो भी एज ए नोड की सूरत में मेंटेन कर रहा होता है, ठीक है। तो जब आप मटेरियल असाइन करते हो तो ऑब्जेक्ट का मटेरियल भी उस पर ये एरो पे क्लिक किया तो मटेरियल आ गया, ये मटेरियल भी एज ए नोड है। इस मटेरियल के साथ एक और नोड कनेक्ट हो जाती है प्लेस 2D टेक्सचर नोड की, ये भी एक नोड कनेक्ट हो गई जो कि कंट्रोल करेगी कि ये फाइल मटेरियल उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे जा रहा है। अब अगर मैं इस पूरे स्ट्रक्चर को देखना चाहूँ तो आई कैन कम इनटू माय सोफा, ठीक। इस पर राइट क्लिक किया और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ग्राफ नेटवर्क का, इफ आई क्लिक ऑन दिस तो एक नेटवर्क यहाँ पे मुझे दिखा देगा। अब हाइपरशेड में आ जाए तो यहाँ पे आपने जो मटेरियल्स क्रिएट किए वो नजर आ रहा है। सोफा पे राइट क्लिक किया, क्लिक करके दबा के रखा, मैंने ग्राफ नेटवर्क पे किया। जब ग्राफ नेटवर्क पे जाएंगे तो बेसिकली मुझे नेटवर्क बता रहा है कि भाई ये हमारा नेटवर्क है, ठीक। इफ आई कम इनटू दिस नेटवर्क एंड जूम इनटू इट, जूम का भी वही जैसे माया का स्टैंडर्ड ऑप्शंस है कि अल्टर दबा के लेफ्ट माउस बटन और राइट माउस बटन में जो व्यू पोर्ट में हम यूज करते हैं सेम नेविगेशन है। यू कैन सी दिस कि एक लैम्बर्ट शेडिंग नेटवर्क है आपके पास, शेडिंग ग्रुप, ठीक है, जो मैंने यहाँ पे बताया जो डिफॉल्ट सबको असाइन है। उस शेडिंग ग्रुप को माया ने कनेक्ट कर दिया इस मटेरियल के साथ जो हमारा लैम्बर्ट मटेरियल है उसके साथ। उस लैम्बर्ट मटेरियल के कलर को हमने असाइन किया था आपका इमेज के साथ, तो वो इमेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ गई कि वो BMP इमेज आपने यहाँ पे असाइन की हुई है। उस BMP इमेज को हमने फिर एक और नोड के साथ माया ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर देगा जिसको हम कहते हैं प्लेस 2D टेक्सचर नोड। बेसिकली BMP एक 2D तस्वीर है, उस 2D तस्वीर को आप एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरह से रैप करो, किस तरह से चढ़ाओ, जिस तरह से गिफ्ट रैप करते हैं ना, बॉक्स को हमने उठा के पेपर से लपेटा जाता है, तो वो टेक्निक होती है अगेन। तो यहाँ पे भी वही चीज है कि यार ये 2D तस्वीर है, ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो ये 2D तस्वीर इस 3D के ऊपर मैं रैप कैसे करूँ, तो उसका एक ये नोड का मटेरियल आता है और सारा एक्चुअल मेन कंट्रोल यहाँ पे होता है। दिस नोड डिफाइंस कि मैं किस तरीके से मटेरियल्स को, इस 2D तस्वीर को इस मटेरियल के थ्रू इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के ऊपर असाइन करूँ। तो ये उसका एक पूरा नेटवर्क बनता है जिसको हम यूज करते हैं एज ए ग्राफ नेटवर्क की सूरत में। एक मटेरियल, उसके ऊपर एक शेडिंग ग्रुप जो हर ऑब्जेक्ट का होता है अपना अपना अलग अलग, उसको आपने एक मटेरियल दिया, ठीक। उस मटेरियल को कलर को आपने एक्चुअली इसके शेडिंग सरफेस के साथ कनेक्ट किया हुआ है। फिर इस कलर को आपने एक्चुअली वैल्यू दी हुई है एक इमेज की, ठीक है, जो आउट कलर यहाँ से आया वो एक्चुअली कनेक्ट हुआ कलर के साथ। फिर इस इमेज को जो था आपने एक्चुअली इसके यूवी कोऑर्डिनेट्स को और उस पूरे को कनेक्ट किया हुआ है प्लेस 2D टेक्सचर नोड के साथ। इस तरह से हम आगे चल के इसकी और नेटवर्क कनेक्शंस अपने भी बनाते चलेंगे एंड वी वुड सी दैट कि हाउ इट प्रोसीड्स। अब यहाँ पे हमने एक चीज की थी टाइलिंग की भी, कि वो टाइलिंग इन्फॉर्मेशन आप प्लेस 2D टेक्सचर नोड में जब डबल क्लिक करोगे तो यू वुड गेट इट्स एट्रीब्यूट्स एट दिस पॉइंट। यहाँ पे आके हमने रिपीट यूवीज में जाके उसकी रिपीटिंग यूवीज के साथ टेम्पर किया था कि भाई क्या होनी चाहिए,
ठीक है। रिपीट यूवीज का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल इफ आई सेलेक्ट द फ्लोर, ठीक है, और मैं फ्लोर के मटेरियल में आ जाऊं यहाँ पे और राइट क्लिक किया, ग्राफ नेटवर्क किया, तो ये मुझे फ्लोर का नेटवर्क मिलेगा। इफ यू सी दिस, इफ आई कम इनटू प्लेस 2D टेक्सचर नोड, तो ये मटेरियल बाय डिफॉल्ट 1 बाय 1 है। सॉरी 1 बाय 1 इसको डिफॉल्ट में कर देते हैं। 1 बाय 1 ये डिफॉल्ट सेटिंग है। इसका मतलब ये कि ये रैपर एक ही दफा पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर आपने रैप कर दिया। इस सूरत में आपको मटेरियल बहुत बड़ा बड़ा नजर आ रहा है। ये उमूमन एक कॉमन मिस्टेक अक्सर लोग करते हैं जब हम मटेरियल या टेक्सचरिंग या रेंडरिंग करने बैठते हैं, तो हम बड़ी आराम से बस मटेरियल असाइन कर दिया और हमने छोड़ दिया। अब आपको उसके एस्थेटिक्स को देखना पड़ेगा कि यार ये मटेरियल असाइन तो किया, पर ये क्या सही भी लग रहा है कि नहीं लग रहा, बहुत बड़ा बड़ा तो नहीं लग रहा। उस सूरत में फिर हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट किया, उसके मटेरियल में आए, ग्राफ नेटवर्क किया, तो उसके ग्राफ आ जाएगा। या तो यहाँ से मैं चेंजेस करूंगा, या उसकी प्लेस 2D टेक्सचर नोड को सेलेक्ट किया यहाँ से हमने, तो प्लेस 2D टेक्सचर नोड आ गई। यहाँ पे मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज है, मैं आगे चल के भी सबको इवेंचुअली डिस्कस करूंगा। फिलहाल मैंने इसको क्या किया, रिपीट यूवीज में गए और मैं इसकी रिपीट यूवीज को बढ़ा दिया। रिपीट यूवी का मतलब ये कि ऑब्जेक्ट की जो यूवीज थी उनको आप इंक्रीज करना शुरू करो। तो फॉर एग्जांपल जब मैंने 2 किया, तो वो सेम टेक्सचर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर यू डायरेक्शन में 2 दफा रिपीट हो गया। इसी तरह से बी में गया और मैंने इसको भी 2 कर दिया, तो वो सेम टेक्सचर बेसिकली 2 दफा पूरे ऑब्जेक्ट के ऊपर यू एक्स और वाई के हिसाब से असाइन हो चुका है। इस हिसाब से अगर मैं इसको 5 बाय 5 करूं या 10 बाय 10 करूं, तो आई कैन इंक्रीज द वैल्यू अप टिल द पॉइंट मुझे लगेगा कि यार ये टेक्सचर मुझे अब सही लग रहा है, या बहुत छोटा तो नहीं हो गया या बहुत बड़ा, बिल्कुल बराबर के हिसाब से। तो मैंने इसको कह दिया मेरे हिसाब से फॉर एग्जांपल 6 बाय 6, दिस सीम्स अ गुड इनफ पॉइंट। अभी भी ये स्टिक्स बहुत बड़ी बड़ी हो गई हैं, तो मे भी हम इनको जो था वो कंट्रोल कर सकते हैं, एंड दैट यू कैन डू विजुअली बाय सिंपली, फॉर एग्जांपल इसको मैंने उठा के 8 कर दिया। तो जरूरी नहीं कि दोनों यूवी सेम ही हो, अब यहाँ से थोड़ा सा ये छोटा हो गया और लेफ्ट वाइट बड़ा हो गया, तो ये मेरे पास अब टेक्सचर जो था बड़ा अप्रोप्रिएटली नजर आ रहा है। सेम थिंग फॉर एवरी मटेरियल हम करते हैं कि बेसिक प्रोसेस वही कि वी असाइन अ मटेरियल, वी असाइन अ टेक्सचर, और वो सारा सेटिंग जो थी वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मटेरियल असाइन कैसे किया जाता है, मैं उस पर भी फिलहाल नहीं जा रहा। तो ये कुछ एक सेटिंग्स हाइपरशेड के थ्रू हम एडिट करते हैं। यही सारी सेटिंग्स मैंने पहले भी बताया था कि आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, यू कैन गो इनटू इट्स मटेरियल एट्रीब्यूट्स, यू कैन क्लिक ऑन दिस, तो ऑब्जेक्ट की मटेरियल एट्रीब्यूट्स यहाँ पे आ जाएंगी। हाइपरशेड में जाए बगैर आप राइट क्लिक करके भी इसकी सेटिंग्स के साथ एडिट कर सकते हैं। ठीक, वंस यू कम इनटू दिस, तो ये कलर के आगे मटेरियल और फिर उसकी बाकी कलर की सेटिंग्स हैं। इफ यू क्लिक ऑन द मटेरियल, तो आप उसके फाइल में आ गए। ठीक है, इस फाइल पे आके आप उसके प्लेस 2D टेक्सचर नोड है, उस पर क्लिक करें तो यहाँ पे यू कैन एक्सेस दिस नोड विदाउट इवन गोइंग इनटू मटेरियल एडिटर एज वेल। ये इसका थोड़ा सा एक सेटअप हुआ। अब आ जाते हैं इट्स सेल्फ मटेरियल की सबसे पहली मेन चीज के ऊपर, वो उसका नोड स्ट्रक्चर है। बल्कि नोड से भी पहले लेट मी टॉक मोर अबाउट यूवीज। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट यूवीज नाउ, और फिर हम उसके मटेरियल की सेटिंग्स पे आते हैं, क्योंकि अगर आपकी यूवी ही खराब हुई तो मटेरियल आपका सही नजर नहीं आएगा। यूवी क्या चीज हुई? यूवी बेसिकली जिस तरह से ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हर ऑब्जेक्ट का एक ये 3D स्पेस में हमारे पास उसका कोऑर्डिनेट्स आ जाती है, लोकेशन पे प्लेसमेंट वगैरह, बट ये 3D XYZ के हिसाब से हम डील करते हैं। जब आप टेक्सचर अप्लाई करते हो, तो जैसे मैंने अभी कहा था कि टेक्सचर बेसिकली एक 2 डायमेंशनल नोड है, एक सिंपल 2D हमारे पास तस्वीर है जो कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आके हमने 3 डायमेंशन में प्लेस की है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि ये 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के ऊपर ये क्या कह रहे थे हम, हाँ, तो ये जो 2D टेक्सचर मटेरियल्स की हमारे पास सेटिंग है कि ये 3D टेक्सचर बेसिकली इस 2D के ऊपर कैसे प्लेस हो, और सॉरी 2D टेक्सचर इस 3D ऑब्जेक्ट के ऊपर कैसे प्लेस हो। उसके लिए हमें एक चीज के साथ डील करना पड़ता है जिनको हम कहते हैं U और V। इफ आई कम इनटू दिस मेन मेन्यू, यहाँ पे हमारे पास U और V के ऑप्शंस गिवन हैं। U और V बेसिकली ऑब्जेक्ट के इंटरनल कोऑर्डिनेट्स को हम कहते हैं, जैसे X, जैसे Y, जैसे Z है, तो ये वो कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि हम डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ 3D ऑब्जेक्ट, 3D स्पेस, वर्ल्ड स्पेस, मूविंग करते वक्त ऑब्जेक्ट को ट्रांसलेट, रोटेट, ट्रांसफॉर्म करते वक्त हम XYZ के हिसाब से बात करते हैं। जब आप बात करने जा रहे हो ऑब्जेक्ट के ऊपर इन टर्म्स ऑफ टेक्सचर, तो हमें उसके इंटरनल कोऑर्डिनेट्स के ऊपर बात करनी पड़ती है। फॉर दैट पर्पस हम एक्चुअली U और V, दो वेरिएबल्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं। U और V क्या चीज़ है? U और V बेसिकली आपके ऑब्जेक्ट के इंटरनल कोऑर्डिनेट्स हैं, और वो कोऑर्डिनेट्स डिफाइन करते हैं कि एक 2D टेक्सचर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किस तरीके से प्लेस हो।
बेस्ड ऑन दैट u and v कोऑर्डिनेट्स आपके ऑब्जेक्ट के टेक्सचर की प्लेसमेंट होती है। ठीक, ये सबसे एक अहम चीज़ है जो हमें समझनी होती है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया। If I see this is a very simple plain object, nothing fancy about it. If I want to assign a texture to it, or if I want to see its coordinates, I would go into window. यहाँ पे एक चीज़ कहलाएगी UV texture editor. If I go into this, तो एक विंडो और ओपन हो जाएगी जो कि बेसिकली कंटेन करती है इस ऑब्जेक्ट के U और V's. In other words, इस और 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट की ये 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन आ गई U डायरेक्शन और V डायरेक्शन के हिसाब से। ठीक, तो U डायरेक्शन और V डायरेक्शन के हिसाब से ये उसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई कि ऑब्जेक्ट 2D में कैसे रिप्रेजेंट होगा, उस हिसाब से इसके ऊपर टेक्सचर में असाइन करूंगा। हर ऑब्जेक्ट माया में जो है वो बेसिकली इस U और V के साथ डील करता है। इफ आई सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, तो ये बेसिकली उसकी UV अनरैपिंग हो गई है। ये उसकी UV खुलकर हमारे सामने आ गई कि जिस तरह से हम उसको टेक्सचर असाइन कर सकें। उमूमन सबसे कॉमन मिस्टेक जो टेक्सचरिंग में की जाती है वो इसी चीज़ की जाती है कि हमने उसके UVs को सही से सेट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उसके जो टेक्सचर्ड है हमारे पास वो पिक्सेलेटेड या ख़राब नज़र आते हैं। ठीक, इसका एक एग्जांपल हम इस तरह से ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल इफ आई टेक दिस थिंग, इसमें कोई चेंजेस नहीं की मैंने। ठीक, फॉर एग्जांपल इफ आई ओपन दिस ऑब्जेक्ट, तो दिस इज ए वेरी सिंपल ऑब्जेक्ट। बेसिकली ये ट्रॉली बनी हुई है हमारे पास, बुक ट्रॉली कह लें, वाइन ट्रॉली कह लें, व्हाटएवर। इसको मैंने बिल्कुल भी टेक्सचर नहीं किया हुआ। इफ आई गो इनटू विंडो एंड UV टेक्सचर एडिटर, तो यू कैन सी दिस कि दिस इज व्हाट आई गेट ऑल इन ऑल। ये उसके UV टेक्सचर्स हमें नजर आ रहे हैं बस। ठीक, इसका मतलब है कि इसके टेक्सचर्स कंप्लीटली खराब हुए पड़े, डिस्ट्रॉयड हुए पड़े। अब इसको मुझे अगर मटेरियल असाइन करना है तो आई वुड गो इनटू हाइपर शेड। अच्छा, मटेरियल असाइन करने के बाद मैंने पहले बता चुके हैं देयर आर बेसिक 4 डिफरेंट मेथड्स इन माया। इस राइट क्लिक करके आप असाइन न्यू मटेरियल कर सकते हैं। शॉर्टकट है, क्विक मेथड है मटेरियल असाइन करने का, ये एक तरीका है। उसके बाद दूसरा तरीका ये है, जैसे राइट क्लिक किया तो यहाँ पर असाइन न्यू पैनल मटेरियल आ जाएगा। यहाँ पे क्लिक किया माया पर, यू कैन असाइन द बेसिक माया मटेरियल्स। दूसरा तरीका ये है कि यू कैन गो इनटू रेंडरिंग। ठीक, और रेंडरिंग में जाने के बाद आप जो हो यहाँ रेंडरिंग शेल्फ में, और यहाँ से भी आप मटेरियल्स जो हैं वो असाइन कर सकते हैं। ठीक है, दैट बेसिकली मींस के जस्ट जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया होगा, इफ यू क्लिक ऑन दैट तो मटेरियल उसको असाइन हो जाएगा। ये दूसरा तरीका। तीसरा तरीका ये हमारे पास कि वी गो इनटू द हाइपर शेड एंड वी असाइन द मटेरियल फ्रॉम देयर। So you open up a hypershade, you go into Maya and you click on a new material. For example, in this case मैंने blend material दिया। ठीक है, और फिर वो blend material इस object को assign करने के लिए you would right click, assign material to selection, ये एक method। ठीक, तो जो object आपका selected होगा, जो face आपका selected होगा, ये material उसको assign हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि आप middle mouse drag and drop करके भी assign कर सकते हो। That would also work for us। ठीक है, तो मैंने इसको मटेरियल असाइन किया, मटेरियल पे डबल क्लिक किया ताकि उसकी एट्रीब्यूट आ जाए मेरे पास, एट्रीब्यूट एडिटर आ गया। इसको मैंने नाम दे दिया फॉर एग्जांपल टेबल वुड मटेरियल। ओके, एंड देन आई गो इनटू माय मटेरियल सेटिंग्स। मैं फाइल में गया और मैंने फाइल को ब्राउज करते हुए लेट मी फाइंड अ मटेरियल, या अल्लाह मटेरियल किधर थे। इफ आई गो अप and source, I think wood material should be here somewhere। ठीक, तो ये डिफरेंट मटेरियल्स की कलेक्शन हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। सो फॉर एग्जांपल इफ आई सेलेक्ट दिस मटेरियल, क्लिक ओपन एंड प्रेस 6 इन माय व्यू पोर्ट, आई गेट दिस थिंग। ठीक है, एंड एज यू कैन सी दिस कि इसके मटेरियल पूरे खराब हुए पड़े, इवन उसकी U और V के हिसाब से भी डायरेक्शन उसकी पूरी खराब हुई पड़ी है। अक्सर जगहों पे ये आइडेंटिफिकेशन इतनी बुरी तरह नजर नहीं आएगी, और अक्सर जगहों पे नजर भी आ रही होती है, तो हमें पता नहीं होता कि अब हम क्या करें। और कॉमन मिस्टेक एक होती है कि हम ये मटेरियल उठाए, उसके ऊपर थोप दिए और बस कहानी खत्म कर दी। यू हैव टू मेक श्योर कि हर ऑब्जेक्ट की आप विंडो में जाओ, U एडिटर में जाओ, और उसको उसी तर्ज पे 2D रिप्रेजेंटेशन में उसके मटेरियल्स प्रॉपरली सेट किए हुए हों। अगर नहीं किए हुए होंगे तो बेसिकली यू वुड एंड अप इन अ प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल्स नॉट बीइंग मेड विजिबल क्लियरली, राइट। तो मेक श्योर व्हाट यू नाउ नीड टू डू इज आफ्टर असाइनिंग अ मटेरियल, अगर आपका मटेरियल सही नहीं है, या इवन मटेरियल असाइन करने से पहले, क्योंकि एक चीज़ ऑब्वियस हो गई कि मटेरियल आपके सही नहीं है,
तो व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू गो इनटू दिस यूवीज, और यहाँ से जाके हम उसकी मटेरियल के यूवीज को करेक्ट करते हैं। अब इस वक्त मैं डिटेल्ड अनरैपिंग का टेक्स्ट नहीं कर रहा। बेसिकली प्रिंसिपल जो होता है कि आप यूवी को अनरैप करो और इस 3D ऑब्जेक्ट को अनरैप करते हैं। अनरैप मीन्स कि जैसे गिफ्ट रैप को खोलना होता है या किसी भी चीज़ को रैप अनरैप करना होता है, खोलना होता है, तो यहाँ पे आप उन यूवीज को बेसिकली अनरैप करते चलो और अनरैप करते हुए इस ऑब्जेक्ट की सेटिंग्स को और इस तरह से रखो कि आपका मटेरियल बिल्कुल स्ट्रेट और बिल्कुल क्लियरली इसके ऊपर आ जाए। ठीक है, तो यूवी के अंदर हम बेसिकली चीज़ करते हैं कि अनरैपिंग करते हैं, करेक्शन करते हैं ताकि 2D यूवी टेक्सचर के हिसाब से इसकी जो मटेरियल्स की सेटिंग है वो एक्यूरेट आके बैठे, और ये सबसे अहम होता है फॉर अ वेरी गुड रिजल्ट। जैसे मैंने कहा कॉमनली हम सिर्फ मटेरियल थोप कर छोड़ देते हैं, वो चीज़ गलत है। तो लेट्स स्टार्ट विद अ लिटिल बिट ऑफ बेसिक सेटिंग्स ऑफ यूवी अनरैपिंग। यूवी के अंदर आएंगे, अगेन वी हैव द यूवी टेक्सचर एडिटर, यू कैन सी दिस कि दिस इज ऑल कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। एक तो ये कि मटेरियल आपको यहाँ पर ऑलरेडी नजर आ रहा है कि मटेरियल है और वो पूरा इसके ऊपर साइन हमने किया हुआ है बड़ा गड़बड़ करके, तो दिस इज नॉट हाईली रिकमेंडेड की गलत चीज़। अब उसमें बेसिक चीज़ें हमारे पास यहाँ मौजूद है। बेसिक चीज़ें ये हैं कि इफ आई कम इनटू द मेन्यू, अगेन यूवी एडिटर मेन्यू के अंदर है, ये एडिटर वगैरह हो गया, बला बला चीज़ें, असाइन शेडर, अगर आपने शेडर ऑलरेडी असाइन नहीं किया हुआ तो यू कैन डू दैट फ्रॉम हियर। अब उसके बाद आ जाता है सेटिंग्स की। यूवी को मैं क्या करूँ, बेसिक फर्स्ट ऑप्शन होता है ऑटोमेटिक। मोस्ट ऑफ द टाइम इन दिस केस इस तरह के ऑब्जेक्ट्स में ऑटोमेटिक मैपिंग मेरे लिए 99% एक्यूरेट हो जाती है। ठीक है, और ऑटोमेटिक क्या करेगा कि ऑटोमेटिकली अनरैपिंग कर देगा और आपके ऑब्जेक्ट की सारी यूवीज को सेट करके एक्यूरेटली दिखा देगा और किसी हद तक। ठीक है ना, अगर इस तरह के स्क्वायर ऑब्जेक्ट्स हैं तो फॉर देम दे वुड वर्क फाइन। अगर आप कस्टम अनरैपिंग करना चाह रहे हो, जो हम गेम के अंदर अभी जाके करेंगे, वी वुड डेवलप अ गेम सीन और फिर उसकी यूवी रैपिंग करेंगे, तो वहां पे देन वी स्टार्ट यूजिंग सिलिंड्रिकल, प्लेनर, स्फेरिकल एंड कॉन्टूर स्ट्रेच मैपिंग। ये फिर टूल्स हैं जो हमें 3 यूज करने पड़ेंगे खुद से मैनुअल अनरैपिंग करने के लिए। फिलहाल मैं नहीं कर रहा, फिलहाल मेरा जो कॉन्सेप्ट है कि बेसिक आ जाऊँ, क्योंकि वो अनरैपिंग का एक पूरा डिटेल अलग टेक्सचर मटेरियल होगा, लेक्चर होगा सॉरी। तो मैंने ऑटोमेटिक मैपिंग कर दी। जैसे ही ऑटोमेटिक मैपिंग की, राइट क्लिक करके ऑब्जेक्ट में, नाउ यू कैन सी दिस कि आपका पूरा मटेरियल क्लियरली नजर आ गया और कहीं पे भी पिक्सेल्स आपके खराब नहीं हो रहे और डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे। ठीक है, ओनली प्रॉब्लम इज कि दीज लाइंस हियर आई एम अज्यूमिंग कि दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ नॉर्मल्स। ठीक, और ये बड़ा एक कॉमन प्रॉब्लम है। इफ आई प्रेस 5 अगेन ताकि टेक्सचर गायब हो जाए, नाउ आई कैन सी दिस कि पहले मुझे लगा था कि यूवीज का मसला होगा, पर यूवीज का नहीं, एक्चुअली नॉर्मल्स का मसला है, क्योंकि यूवी से भी सही नहीं हुआ। नॉर्मल्स का मसला ये था कि अक्सर आपकी माया के अंदर सेटिंग में जब आप मॉडल कर रहे होते हो, फाइल एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हो, तो उसके नॉर्मल्स फ्लिप हो जाते हैं और जिसकी वजह से मटेरियल या ज्योमेट्री आपकी सही नज़र नहीं आ रही होती। इसके ऊपर पहले भी 3-4 मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं। लेट मी वेरी क्विकली गो इनटू दिस कि अगर आपको नॉर्मल सही करना है तो वी गो इनटू मैश डिस्प्ले और यहाँ पे फिर कुछ डिस्प्ले की सेटिंग्स के नॉर्मल्स की सेटिंग्स मौजूद हैं, जिसको हम फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि मेक श्योर माय नॉर्मल्स आर सेट टू फेसेस एंड एज सून एज आई क्लिक दिस तो ये सेटिंग मेरी सही हो गई। अब ये एरर क्या था, एरर ये है कि भाई इफ आई गो इनटू विंडो एंड इफ आई गो इनटू डिस्प्ले, नॉट विंडो, ऑब्जेक्ट डिस्प्ले एंड पॉलीगॉन डिस्प्ले, एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है फेस नॉर्मल्स का। ठीक है, आई गो इनटू विंडो, पॉलीगॉन डिस्प्ले एंड फेस नॉर्मल्स। इफ आई क्लिक ऑन दिस you can see this here, there are some things pointing outwards with your faces, ये कहलाते हैं नॉर्मल्स। इन अदर वर्ड्स योर फेस की डायरेक्शन, कि आपका ये फेस है तो किस तरफ देख रहा है, ये उसकी डायरेक्शन को पॉइंट कर रहा है कि ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, ये बाहर की तरफ जा रहा है, वगैरह वगैरह। दीज आर कॉल्ड नॉर्मल्स और ये वर्ड्स हम यूज करते रहते हैं आगे चल के। इन अदर वर्ड्स अगर ग्राफिक्स में आ जाए तो टेंजेंशियल वैल्यूज हैं कि हाउ योर फेस डायरेक्शन इज बीइंग मेजर्ड। उस सेंस में हमें देखने की जरूरत नहीं, सिर्फ अंदाजा लगाना होता है। तो कभी कभी होता है कि आपके फेस के नॉर्मल्स या एजेस के जो नॉर्मल्स हैं वो फ्लिप हो जाते हैं। ठीक है, हर एज की एक सिंगल डायरेक्शन, एक वैल्यूज रखी हुई है कि इस तरफ से चीज प्रोसीड हो रही है। उमूमन ये होता है कि वो डायरेक्शन फ्लिप हो जाती है, वो इधर उधर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस तरह के इफेक्ट्स आते हैं। सरफेस ब्लैक हो जाती है, काली नजर आती है, एक फेस काला नजर आ रहा है, दूसरा सही आ रहा है, और ये बड़े अजीबोगरीब मसले आ रहे होते हैं। तो उसको सही करने के माया ने मैश डिस्प्ले में जाते हैं और यहाँ पे ये कुछ नॉर्मल्स को करेक्ट करने का टूल्स मौजूद है। ठीक है, इन टूल्स को हम क्या करते हैं, उमूमन समझ में नहीं आता मुझे भी, सॉरी ज़्यादा डिटेल में, तो आई जस्ट गो एंड ट्राई फ्यू थिंग्स। सेट टू फेसेस मींस कि जितने नॉर्मल्स हैं वो फेस की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आप कर दो। ठीक है,
तो जितने भी आपके नॉर्मल्स होंगे वो ऑटोमेटिकली आपके फेस के परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो एरर्स आ रहा था वो एज यू कैन सी दिस ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व हो गया, क्योंकि कुछ डायरेक्शंस फेसेस के हमारे फ्लिप हो गए थे, तो हमने सबको कह दिया कि परपेंडिकुलर टू फेस डायरेक्शन सेट टू फेसेस कर दो आप, तो दिस वर्क्स फाइन। समटाइम्स हमें रिवर्स करने की जरूरत पड़ जाती है कि फेस के नॉर्मल्स अंदर हो गए, ब्लैक नजर आ रहा है, तो उसको फ्लिप आउटसाइड करने के लिए वी गो एंड डू द रिवर्स थिंग। हार्ड एंड सॉफ्ट एजेस, ये भी एक बड़ा कॉमनली मैं यूज करता रहता हूँ, उसको आगे मैं एक एग्जांपल्स में बताऊंगा। समटाइम्स दिस आल्सो वर्क टू जस्ट प्ले विद दीस सेटिंग्स, कैन सी कि आपका नॉर्मल्स कहां पे किस तरह सही आ रहा है, एंड देन दैट शुड डू द ट्रिक फॉर यू। ठीक, देन इफ आई प्रेस 6 तो नाउ यू कैन सी दिस कि आपका मटेरियल जो था बड़ी नाइस तरीके से इसके ऊपर नजर आना शुरू हो गया। दिस इज ऑल यू नीड टू डू इन टर्म्स ऑफ इनिशियल यूवी अनरैपिंग, और मेक श्योर यू डू दैट। जो भी ऑब्जेक्ट्स हम यूज करेंगे उसके हिसाब से हमें इस चीज का ख्याल रखना पड़ता है कि वी नीड टू मेक श्योर कि वी हैव दिस काइंड ऑफ अनरैपिंग डन, तो वो ऑटोमेटिक इन ऑब्जेक्ट्स के अंदर बड़ी अच्छी तरीके से अनरैपिंग कर देगा। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आई हैव अ बुक, अब मुझे इस बुक को मटेरियल असाइन करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि आई वुड गो इनटू माय अगेन हाइपरशीट, आई वुड क्रिएट अ न्यू मटेरियल, फॉर एग्जांपल इन दिस केस मैंने एक लैम्बर्ट बना दिया, ठीक है, इसमें लैम्बर्ट को हमने नाम दे दिया बुक एम्प्टी फॉर बुक मटेरियल, ठीक है, और इफ आई सेलेक्ट दिस बुक एंड let me just select this book, या ठीक है, ये बुक आ गई हमारे पास। आई प्रेस Ctrl 1 फ्रॉम कीबोर्ड ताकि बाकी सब चीजें हाइड हो जाए, मेरे पास ये बुक आ जाए, ठीक है। अब इस बुक को मुझे 2-3 मटेरियल्स देने हैं डिफरेंट फ्रॉम फेस टू फेस अदर थिंग, बट मैं चाह रहा हूँ कि वो मटेरियल जो है मेरे पास एक ही मटेरियलों में अलग अलग करके ना दूं, ठीक है। तो अगेन इफ आई कम इनटू इट्स यूवी एडिटर, यू कैन सी दिस कि इसके मटेरियल अजीब से पूरे बिगड़े हुए फैले हुए पड़े हैं हमारे पास। इफ यू कम इनटू द हाइपरशीट, मैंने बंद क्यों कर दिया हाइपरशीट, ठीक, हाइपरशीट आ गया हमारे पास और बुक मटेरियल आ गया। इफ आई गो इनटू इट्स बुक कलर वैल्यूज, बुक के एस डॉट पे क्लिक किया, चेकर बॉक्स पे क्रिएट रेंडर नोड अपीयर हो गई। यहाँ पे इफ आई स्क्रॉल डाउन आई शुड हैव अ फाइल नोड अवेलेबल फॉर मी, मैं उस फाइल को सिलेक्ट करूंगा ताकि इसके ऊपर मैं कोई बुक का कवर एज अ फाइल टेक्सचर की सूरत में हम असाइन कर सकें। एंड इफ आई शुड हैव एनी आई डोंट नो these are sky, okay, so I have this, yeah, maybe if I go into reference images, फॉर एग्जाम्पल आई हैव दिस इमेज, और ये इमेज मुझे एज अ टेक्सचर की सूरत में इसके फ्रंट पे असाइन करनी है। इफ आई क्लिक ओपन एंड दैट शुड डू द ट्रिक। बुक मटेरियल उठाया, बुक मटेरियल इसको असाइन किया, अगेन सी दिस की प्रॉब्लम कि बुक आपका मटेरियल जो था पूरा वो अजीब वगैरह पाया। वजह ये, इफ यू गो इनटू द यूवी टेक्सचर एडिटर तो आपको इसके टेक्सचर जो थे बुक के वो पूरे उल्टे सीधे नजर आएंगे। यू नीड टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड यू कैन सी कि ये वो तस्वीर है जो आपने असाइन की और ये वो फेसेस है जो बाकी इसकी सेटिंग की सबसे बाहर चले गए। सो अगेन वी गो इनटू यूवी automatic mapping, click on that and it should technically do the automatic mapping for us and correct the texture to a certain extent. अब automatic mapping क्या करेगा, you can see these planes, तो वो ऑब्जेक्ट को उठाता है और उसको हर डिफरेंट डायरेक्शन से एक नई प्रोजेक्शन करते हुए उसके फेसेस को अलग अलग करके आपका टेक्सचर्स को असाइन कर देता है, ठीक है। उसकी वजह से उसकी जो मटेरियल की सेटिंग है वो कुछ इस तरह से बनती है हमारे पास, ठीक है। अब इसको हम एक्चुअली कहते हैं प्रोजेक्शन। बाय प्रोजेक्शन वी मीन दैट उसने क्या किया कि ऑटोमेटिक ने कि एक तस्वीर सामने से ली, ठीक, और जो फेसेस सामने के थे उनको उन्होंने अलग किया और यहाँ पे रख दिया। इसी तरह से एक तस्वीर उसने उसके टॉप से ली और जो फेसेस सामने से आए उसको उसने अलग करके रख दिया। एक तस्वीर उसने बैक से ली, एक तस्वीर उसने साइड से ली एंड एक तस्वीर उसने नीचे से ली। इस तरह से करते हुए ऑल 6 साइड से उसने उस ऑब्जेक्ट की एक प्रोजेक्टेड पिक्चर ली और यहाँ पे असाइन करके हमारे पास रख दिया। इफ आई क्लिक ऑन दिस आइकॉन अगेन तो वो तस्वीर मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। प्रॉब्लम ये कि समटाइम्स दिस वर्क्स बेस्ट अगर सिंगल टेक्सचर है, अगर इस तरह से कस्टमाइज्ड टेक्सचर है देन दिस वर्क्स वेरी टेरिबली, ठीक है। एंड यू कैन सी दिस ऑलरेडी कि यार ये मटेरियल जो था, इफ आई राइट क्लिक गो इनटू ऑब्जेक्ट मोड पर सेलेक्ट तो यू कैन सी कि यार ये तो पूरा अजीब व गरीब हो गया। अब इस चीज को करेक्ट कैसे किया जाए, फॉर दैट पर्पस वी नीड टू डू अ लिटिल बिट ऑफ मैनुअल यूवी एडिटिंग। तो अब उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, राइट क्लिक किया,
फेस में गए, मैंने फ्रंट का फेस सेलेक्ट किया, ठीक है, एंड मेक श्योर कि जो पॉलीगॉन उससे रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल मैंने अप एरो प्रेस कर दिया, शिफ्ट दबा के फुल स्टॉप अगर आप प्रेस करोगे तो उसके रेलेवेंट सेलेक्टेड फेसेस आ जाएंगे। अब आप यहाँ पे ऑटोमेटिक मैपिंग नहीं करेंगे हम, अब हम यहाँ पे एक चीज करते हैं जिसको हम कहते हैं प्लेनर मैपिंग। ठीक, प्लेनर मैपिंग क्या करेगा कि आपकी मटेरियल्स को अनरैप कर देगा, ऑब्जेक्ट, एडिट, रीसेट सेटिंग्स, और कहाँ गए सेटिंग्स, सॉरी, यूवी प्लेनर मैपिंग, ये सेटिंग्स आ गई मेरे पास, ठीक है। इफ आई कम हियर एंड क्लिक अप्लाई, तो नाउ यू कैन सी दिस, उसने क्या किया कि आपके मटेरियल्स को उस एक फेस की सिर्फ इंडिविजुअली अलग से स्नैपशॉट ले ली, उसकी एक अलग से आप यूं कह लो कि मैपिंग कर दी, जिसके तहत अब वो एक पूरा जो सेलेक्टेड आपने फेसेस किए थे उस पूरे फेस को उसने उठाया और इस पूरे एक बॉक्स के अंदर ले आके उसने रख दिया। ठीक, इफ आई कम हियर यू कैन सी दिस कि ये ऑरेंज लाइन आपको यहाँ पे हल्की सी होपफुली नजर आ रही होगी। दिस बेसिकली मीन्स कि उसने सिर्फ इसी पे उठाया और फोकस में लाके असाइन कर दिया कि ये पूरा मटेरियल इस तरह से नजर आ। ऑटोमेटिक मैपिंग क्योंकि पूरे ऑब्जेक्ट को उठाता तो कभी कभी बहुत अच्छा चल रहा होता है, कभी कभी अच्छा नहीं चल रहा होता, तो यहाँ पे हमें अनरैपिंग में जाके थोड़ा सा फिर उस फेस को मैन्युअली फेस अनरैप करके देना पड़ेगा। क्या ये जो फेस था उसको अनरैप आप करो इस तरीके से। नाउ यू कैन सी दिस कि दिस इज वर्किंग मच फाइन। इसी तरह से आई कैन कम इनटू दिस फेस और फिर मैं इनको भी, अगर मेरे पास अब इसके सॉरी टेक्सचर नहीं है सच साइड वाइज, वरना आई कैन सेलेक्ट दीज मटेरियल्स एज वेल और इनको भी फिर मैं मैपिंग आके कर सकता हूँ। इफ आई क्लिक हियर एंड अप्लाई, तो व्हाट इट विल डू, इट विल ट्राई टू असाइन द सिमिलर मटेरियल फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस थिंग एज वेल। अब ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शंस वगैरह जो है वो फिर हमें थोड़ी सी कंट्रोल करनी पड़ती है कि वेदर इट शुड बी एक्स, वेदर इट शुड बी वाई। तो वाई का मतलब ये कि सीधे ये प्लेन आपको बता रहा है कि एक्चुअली उसने टॉप से अनरैपिंग की और पूरा खराब किया हुआ है। जेड का मतलब ये कि वो जेड एक्सिस से उसकी एक्चुअली मैपिंग करेगा, जो कि इस सूरत में यहाँ से इसको एक्यूरेटली इंफॉर्मेशन आ जाएगी। इन माई केस एक्चुअली मुझे इस वक्त इसकी वाई मैपिंग जो थी वो थोड़ा सा अच्छी लग रही है और इसकी साइज को उठा के थोड़ा सा मैंने यूं करा दिया तो शुड गिव मी ए रीजनेबल अमाउंट। तो ये गिज्मो जो हमारे पास आ गया, इस गिज्मो से आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ यू कैन सी इसके बैक जो था वो खराब हो गया, इसको भी बड़ा किया, हिट अप्लाई, तो वही एक टेक्सचर आपका दोनों तरफ से एक्यूरेटली इस पर असाइन हो गया। ठीक है, नाउ दिस लुक्स मच बेटर बुक देन मैन्युअल थिंग। तो हुआ ये कि उसके टेक्सचर्स को आपने अनरैपिंग को मैन्युअली आके किया हुआ है, एक ऑटोमेटिक मैपिंग से, दूसरा प्लेनर मैपिंग। प्लेनर का बेसिकली मतलब ये कि बिल्कुल वो सीधी तस्वीर लेता है किसी स्पेसिफिक एंगल से। अगर एक बुक है तो उसकी स्ट्रेट प्लेनर मैपिंग आ जाएगा और वो जो टेक्सचर होगा वो टेक्सचर पूरा उसके ऊपर फ्रंट पे एज इट इज उसने छाप दिया, तो वो एज इट इज उसके ऊपर छपाई हो गई इसकी। ठीक, ये बिल्कुल स्ट्रेट आता है। सिलिंड्रिकल यू कैन अंडरस्टैंड कि जहाँ पे सिलिंड्रिकल गोल ऑब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे हम सिलिंड्रिकल मैपिंग करते हैं। स्फेरिकल जहाँ पे फेस लाइक मटेरियल्स होते हैं जो पूरे एक स्फीयर में आपको चारों तरफ करना है, उसमें चीज कर रहे होते हैं। तो ये 3-4 ऑटोमेटिकली हम मैपिंग करनी पड़ती है, जो कि ऑटो हमें किसी काफी हद तक रिजल्ट्स जो है वो बेहतर करके दे देता है। सो इफ आई कम बैक हियर, नाउ यू कैन सी दिस कि माय बुक लुक्स वेरी नाइस, वेरी क्विकली एंड वेरी इजीली। अगेन दिस इज नॉट डिटेल्ड अनरैपिंग, अभी ये पूरे मेन्यूज उसके साथ हम एक्चुअली खेलते हैं और इन यूवीज को करेक्ट भी करते हैं। फिलहाल मैं उसकी डिटेल अनरैपिंग में नहीं जा रहा। यही चीज मैं इनके साथ भी करने अगर बैठा तो सेम प्रोसेस वुड गो अलोंग विद दिस थिंग। तो इफ आई कम बैक हियर, दिस इज समथिंग दैट वी नीड टू डू व्हेन वी गो इन टू डू यूवी अनरैपिंग। इसी तरह से अनरैपिंग के कुछ और ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। इफ आई कम इनटू अनदर रूम, so if I have this room available, same principle I have to adopt with every single object. So if I come here, यहाँ पे उम्मन मैंने इसकी रैपिंग ऑलरेडी की हुई थी। if I select this object, this is again has more segments and more UVs. इसकी अगर हम विंडो और UV एडिटर में जाके UV सेट करें तो सीधे इसके अंदर रैपिंग ऑलरेडी की हुई है। this works with automatic mapping as well. तो आपको हर ऑब्जेक्ट को जितना भी आपने मॉडल किया हुआ, you have to make sure कि आपने उसकी अनरैपिंग की हुई हो। अगर अनरैपिंग आपने नहीं की हुई होगी तो उसका मटेरियल आपको नजर सही से नहीं आएगा। ठीक है, इफ आई सेलेक्ट दिस, तो हर ऑब्जेक्ट को हमने एक्यूरेटली उठा के अनरैप किया हुआ है। कहीं कहीं पे सिंपल कलर है तो इट वुड रियली नॉट मैटर। ठीक है, कहीं के फॉर एग्जांपल इन दिस केस इसकी अनरैपिंग नहीं की हुई हमने, ये सेगमेंट सारे खराब है, पर यहाँ पे मैंने सिंपली इसको कलर असाइन किया हुआ है तो इतना ज्यादा इफेक्ट मुझे नहीं पता चल रहा। इफ आई सेलेक्ट द फ्लोर, तो इन दिस केस भी अगेन ये सिंपल फ्लोर ऑब्जेक्ट है और इसकी टेक्सचर सही नजर आ रहा है।
इट डजंट रियली मैटर, मुझे कोई मसला नहीं है। इफ आई सेलेक्ट दिस ऑब्जेक्ट, अगेन इसके भी मुझे मटेरियल सही नजर आ रहा है। ट्रिक ये है कि यू हैव टू आइडेंटिफाई कि आपके पिक्सेल्स स्ट्रेच तो नहीं हो रहे। ट्रिक ये है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके पिक्सेल्स मटेरियल के बहुत बड़े बड़े तो करके नजर नहीं आ रहे। अगर नजर आ रहा है तो आपको इसको यूवी में जाके प्लान ऑटोमेटिक मैपिंग, प्लानर मैपिंग से करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो in that case you would have to do this thing manually as well. So whatever object it is, it has to look realistic, material उसका सही लगना चाहिए। दूसरा, उसमें पिक्सेल्स स्ट्रेच होने नहीं चाहिए। अगर हो रहे हैं उसका मतलब आपको यूवी मैपिंग को करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका बेस्ट तरीका फर्स्ट होता है कि हम अनरैपिंग ऑटोमेटिक करते हैं, काफी हद तक सेटिंग सही कर देता है। कुछ कुछ जगहों पे हमें फिर इसकी मैनुअली जाके एंगल्स को सेट करना पड़ता है। मैनुअल में एक्चुअली फिर आप फेसेस को सेलेक्ट करते हुए भी करते हो, पूरे ऑब्जेक्ट के भी कर सकते हो, पर बहुत बेस्ट रहता है कि आप एक एक फेस सेलेक्ट करके इसके हिसाब से करो ताकि मटेरियल आपका खराब ना हो, डिपेंडिंग कि ऑब्जेक्ट आपका कैसे जा रहा है, ठीक। तो ये रास्ता एक मेन पार्ट जो हमें थोड़ा सा मटेरियल्स को असाइन करने से पहले समझना था कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विद दैट।